नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विजिलेंस द्वारा छोटे कर्मियों को जबरदस्ती और गलत तरीके से फंसाने के क्रम में जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी लोगों की ये मांग हुई कि इस संबंध में एक और वीडियो बनाया जाए जिसमें कुछ कानूनी प्रावधान की चर्चा की जाए कि अगर विजिलेंस आर्बिट्ररी अरेस्ट करता है, गलत तरीके से फंसाता है, तो आपके पास क्या अधिकार है। या फिर आपको यह भी जानने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए, किसी भी कथित अपराध के लिए गिरफ्तार करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या गाइडलाइंस दिए हैं। आइए, यह वीडियो आज उन सभी सरकारी कर्मियों के साथ साथ पब्लिक के लिए भी समर्पित है जिनको ये जानना चाहिए कि याद रखिएगा कि रिश्वत लेना भी अपराध है और 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा प्रावधान कर दिया गया है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति, याद रखिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई व्यक्ति रिश्वत देता है तो अभी दोषी होगा। इसलिए कई बार ये बात आती है कि साहब उन्होंने इतना रिश्वत दिया था, तो जब दिया था रिश्वत तो आप भी इसके लिए दोषी हो जाइएगा। तो आइए आज आपको बताते हैं कि इस संबंध में कानूनी प्रावधान क्या है और आपके पास क्या क्या सेफगार्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या कहा है। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि किसी भी गिरफ्तारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में 1997 में एक महत्वपूर्ण केस था डीके बासु वर्सेज स्टेट ऑफ बंगाल, उसमें एक डिटेल गाइडलाइन निर्गत कर दिया है। वह किसी भी गिरफ्तारी के लिए इंक्लूडिंग विजिलेंस की ट्रैपिंग के लिए लागू होगा। इसलिए अगर कोई आपको यह बरगलाएगा कि विजिलेंस की ट्रैपिंग में जो गिरफ्तारी की जाती है उसके लिए कोई अलग प्रावधान है, तो यह कदापि नहीं स्वीकार करिए, क्योंकि वो तथ्यात्मक रूप से, कानूनी और वैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है। तो अगर विजिलेंस भी इन प्रावधानों को नहीं मानती है तो ये आर्बिट्ररी अरेस्ट होगा और इसके खिलाफ आपके पास क्या क्या अधिकार हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि विजिलेंस अगर कोई ट्रैप करती है, वो गिरफ्तारी करती है, तो उसको क्या क्या प्रोटोकॉल अपनाने हैं। कि सबसे पहले मैं एक एक करके आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता। सबसे पहले गिरफ्तारी के लिए उसको सब सुस्पष्ट कारण बताने होंगे कि किस कारण से आप उसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। सुस्पष्ट कारण, वेग कारण नहीं, स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस रीजन बताने होंगे। इसी से लगा हुआ है कि अगर वो समुचित कारण नहीं बताता है तो वो गिरफ्तारी आर्बिट्ररी है और इसका प्रतिकार, इसका प्रतिवाद होना चाहिए। ये गिरफ्तार हो रहे कर्मी को अधिकार है ये जानने का। आप जान लीजिए कि आपका ये लीगल राइट है, आपका वैधानिक अधिकार है। दूसरा, गिरफ्तारी के बाद तुरंत अरेस्ट मेमो बनाना अनिवार्य है। तो अगर वो कहता है कि इनको रास्ते में ले जाके पटना में बनाएंगे या रास्ते में बनाएंगे, तो वो बिल्कुल अवैध है, वैसा आप नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तारी के तारीख, समय, गिरफ्तारी का कारण, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट गवाह के भी हस्ताक्षर लेने होंगे। और जो गवाही देगा, जो गवाह होगा, याद रखिए, वह जो कंप्लेनेंट है उससे भिन्न कोई व्यक्ति होना चाहिए। और जो गवाही देगा उसको ये बताना पड़ेगा, धोखे से कुछ दस्तखत नहीं कराना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं इस कारण से। तो अगर आप सहमत हैं तो आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए। अगर वो ऐसा गवाही नहीं लेता है तो प्रतिकार करने का आपको अधिकार है। तीसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण, गिरफ्तार करके वो तुरंत मोबाइल छीन लेता है, लपड़ थप्पड़ करता है, कदापि नहीं कर सकता है। इस देश के संविधान और कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो आपके साथ मारपीट कर सकता है या इवन अभद्र व्यवहार कर सकता है। संविधान के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। तो गिरफ्तार करने की तुरंत सूचना उसके परिवार को देनी होगी। तो आपको यह अधिकार है कि रुकिए, आपने गिरफ्तार किया है तो मैं अपने परिवार को बताऊंगा, और आप अपने मोबाइल से अपने परिवार को अपनी सूचना दे सकते हैं, यह आपका अधिकार है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज,
जो व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए आया है, जो अधिकारी आया है, उसको अपना आई कार्ड, प्रॉपर इशूड आई कार्ड, उसका नेम टैग रहना चाहिए। अगर वो विजिलेंस का है, सिविल में है, तब भी उसके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए आईडी कार्ड होना चाहिए, वो डिस्प्लेड होना चाहिए, इन्हें कि आप पॉकेट में रखे हुए हैं। आप देखते होंगे सीबीआई, एनआईए वगैरह जो सिविल ड्रेस में रहती है, ऊपर से एक जैकेट पहनती है, उसमें लिखा रहता है सीबीआई या ईडी या एनआईए, तो वैसा रखना होगा और उस पर उसका नेम स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए। चौथी चीज। पांचवी चीज, आप सब लोग को पता है, इस देश के संविधान में हैबियस कॉर्पस एक प्रोविजन है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना है। छठा, मेडिकल चेकअप। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो गिरफ्तारी के 48 घंटे के अंदर उसको मेडिकल चेकअप कराना है। और जब आपको मेडिकल चेकअप हो और आपके साथ कोई मारपीट की गई हो तो आप इसको स्पेसिफिकली डॉक्टर को बताइए और उसको लिखना पड़ेगा। और जब ये मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करे तो आपका वकील या आप स्वयं भी यह कहिए कि मेरा रिकॉर्ड कीजिए बयान कि इसने मेरे साथ मारपीट की है, दुर्व्यवहार किया है, या अगर आपका कोई चीज छीन लिया है। जैसे एक कांड सामने आया था, तारीख मुझको याद नहीं है, जहां एक एक्यूज को पकड़ने के बाद उस धावा दल में जो लोग शामिल थे, सिपाही से लेके डीएसपी तक, उन लोगों ने क्या किया कि उसका एटीएम छीन लिया और डरा धमका करके एटीएम से उसके पैसे निकाल लिए। बाद में ये मामला उठा, जब एटीएम के कैमरा रिकॉर्डिंग मंगाई गई तो बात साबित हुई, फिर उस पर कार्रवाई हुई। इसलिए वो कदापि नहीं कर सकता है। तो अगर मारपीट कुछ हुई है, दाग लगा है, चोट लगा है या आपका कोई बिलोंगिंग्स छीन लिया है, तो जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास पेश कराए, आप जोर देकर बोलिए, मजिस्ट्रेट भी कोई भगवान नहीं है, उसको जोर देके बोलिए कि मजिस्ट्रेट साहब आप ये लिखिए कि मेरे साथ ये घटना हुई। अगर आप नहीं लिखिएगा तो फिर हम सूचना के अधिकार से मांगेंगे और हम कोर्ट में जाएंगे। याद रखिए, डर के अगर आप जिंदा रहिएगा, दुबके ही रहिएगा और नहीं बोलिएगा तो आपके साथ ज्यादती होती रहेगी। ठीक है। इसके बाद सातवां चीज, गिरफ्तारी जब हो तो पुलिस डायरी में उसका एंट्री होना आवश्यक है। और जब आपको पेश किया जाएगा कोर्ट में, जब यह मामला चलेगा, तो आपको पता है कि कोर्ट में पुलिस की डायरी मांगी जाती है। तो पुलिस की डायरी आप प्राप्त करें, वो अधिकार है आपको। जब कोर्ट में जाएगा मामला तो उस डायरी से एक एक चीज का मिलान करिए, आप अपना भी बनाइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ, याद रखने के लिए, क्योंकि मुकदमा चलते चलते तो बहुत दिन हो जाता है। तो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलता है पुलिस डायरी में तो ये आपके लिए एक पॉइंट हो सकता है और कोर्ट में ये मामला प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अंतिम चीज, आज की तारीख में यह भी बताया गया है कि मानवाधिकार आयोग को उसको जानकारी देनी होगी। अब याद रखिए कि विजिलेंस के कौन कौन से एक्शन, कौन कौन से उसके व्यवहार आर्बिट्ररी अरेस्ट की कैटेगरी में आता है, जबरदस्ती किया गया गिरफ्तारी। इसमें भी आपको हम नोट करा देते हैं, इसमें कम से कम 6 ऐसे मामले। पहला, ट्रैप के नाम पर जबरदस्ती रिश्वत देने की कोशिश, ये आर्बिट्ररी है, इसका प्रतिकार आपको करना चाहिए और सब मिलकर इसका प्रतिकार कीजिए। बिना स्वतंत्र गवाह के पैसा पकड़ा देना, यह भी आर्बिट्ररी अरेस्ट है। गिरफ्तारी के बाद धमकी देना, एटीएम कार्ड वगैरह कोई सामान छीन लेना, या आपको वैसा बात बोलने के लिए बाध्य करना जो आपके अगेंस्ट जाता है, तो याद रखिए संविधान में एक प्रोविजन है जो हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है वो सब कहने के लिए जो उसके विरुद्ध जाता हो। तो अपने विरुद्ध ही किसी बात को कहने के लिए दबाव डालना, ये इससे बचने के लिए संविधान में आपको अधिकार दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं कर सकता है। जबरदस्ती हाथ में फेनोफ्थलीन पाउडर वगैरह लगा के जो देता है उसका प्रतिकार करना चाहिए, और जो लोग कर्मी साथ में रहते हैं उनका प्रतिकार करना चाहिए। और निर्दोष व्यक्ति को अगर जेल भेजता है तो उसके लिए आपको लड़ना होगा, लेकिन इसके लिए सारे कागजात वगैरह आपके पास रहने चाहिए। तो मैंने इन सभी चीज के संबंध में बताया है।
एक चीज़ और आपको बता दें यहाँ पर हम कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये बात जान लीजिए कि रिश्वत लेना बिल्कुल अपराध। मैं इस वीडियो में पुनः एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, और वो डिस्क्लेमर ये है कि यदि कोई व्यक्ति मैंने आप ये जान लीजिए कि मैं कभी भी उस व्यक्ति का साथ या उस व्यक्ति के फेवर में ये बात नहीं कर रहा हूँ जो रिश्वत लेते हैं। मैं इस डिस्क्लेमर के साथ बता, इसलिए आप सबसे अपील है कि लोक सेवक होने के नाते आप ईमानदारी से काम करें और पब्लिक का जो काम है उसको बगैर किसी इन चीज़ों के करें। और उसके बावजूद भी अगर ये इस तरह की बात करती है तो उस पर आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में एक अमेंडमेंट हुआ है। वो कहता है, उसमें सेक्शन 8 कहता है कि रिश्वत देना भी अपराध और उसके लिए 7 साल की सजा और फाइन या दोनों हो सकते हैं। इसलिए जब कभी भी ऐसी कोई बात आए और कोर्ट में वो जाके कहे वह व्यक्ति कि हमने इतना पैसा दिया है, तो इसका मतलब है कि उसने भी वो अपराध किया है। तो आपके वकील या आपका पक्ष कोर्ट में ये जरूर कहे कि अगर मुझ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सुसंगत धाराएं लगी है तो इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि पीसी एक्ट के सेक्शन 8 में 2018 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है इसको भी जेल जाना चाहिए। इसके लिए इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये 8 चीज़ याद रखने चाहिए, मैं सब आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। आपको अधिकार है उस समय भी बोलने का कि डीके बासु के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके दिशा निर्देश का आप पालन करें। और यदि जो धाराएं लगती है उसमें बोला गया है जो जमानती धाराएं हैं उसमें गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्वतंत्र गवाह और उसका नेम टैग आदि लीजिए। दूसरी चीज, आपको तुरंत अपने वकील से संपर्क करने का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। और आपको हाबियस कॉर्पस के तहत ये संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 में दिया हुआ है, आपको अधिकार है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करे। जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे तो मूर्ति बन के नहीं खड़ा रहना है, वहाँ पर अपनी बात को जोर दे करके बोलना है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जो भी रहेगा उसको बोलिएगा कि मुझको अवैध रूप से पकड़ा गया है, मैंने पैसा नहीं लिया था। अगर आपने पैसा नहीं लिया है तो मैंने पैसा नहीं लिया है, ज़बरदस्ती हाथ रंग दिया है। सारी बातें आप बोलिए और बोलिए मजिस्ट्रेट को कि इसको आप रिकॉर्ड करिए। और अगर मारपीट किया है तो आप उसमें लिखवाइए। मजिस्ट्रेट और जज कोई भगवान नहीं है, वो भी कानून के तहत ही काम करता है, इसलिए उसको जोर दे करके आपको बोलना है। इस संपूर्ण मामले की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर कोई गिरफ्तारी हो रही है आपकी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, और अब तो नए कानून जो आ गए हैं, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस मामले की वीडियोग्राफी हो तो आप एकदम मान कीजिए अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो इंटायर एपिसोड की वीडियोग्राफी कराइए, इंक्लूडिंग पैसा देते हुए कि हाँ हमने पैसा लिया है। कहाँ है वीडियो? और वीडियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ये नए साक्ष्य अधिनियम में भी आ गया है, मैं उस सब पर से अलग से भी बना दूँ। स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति अनिवार्य है। चौथा, मेडिकल जांच मैंने बता दिया। छठा, मानवाधिकार आयोग में बता दिया। आप सूचना का अधिकार अधिनियम का सहारा लीजिए। जैसे ये मामला जाता है, आप अगर जेल में रहते हैं तो आपके परिवारजन या आपके सहकर्मी या आपके रिलेटिव, कोई भी आपका वकील, सूचना के अधिकार अधिनियम से इन सभी चीज़ की मांग कीजिए कि उस वक्त कौन कौन गिरफ्तार करने गया था, उस वक्त उसने नेम टैग लगाया कि नहीं लगाया तो उसका फोटोग्राफी दीजिए, वीडियोग्राफी हुआ था तो वीडियोग्राफी दीजिए, मेडिकल जांच हुआ था तो उसका रिपोर्ट दीजिए। ये सारी चीज़ की मांग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सूचना का अधिकार 7वां। और 8वां, इमीडिएट अपने तरफ से भी अपने सहयोग बोलिए। इस संपूर्ण मामले का एक, जैसे मान लीजिए आप गिरफ्तार हो गए तो जो आपके कर्मी हैं या जो आपको हेड ऑफ द ऑफिस है वहाँ पर, उसका यह दायित्व है कि वो संपूर्ण, या कोई नहीं तो आपके कुलीग भी कर सकते हैं, इस संपूर्ण मामले को एक रिपोर्ट बना करके आप अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को भेज दीजिए। और ये सब आपको बहुत मदद करेगा, याद रखिएगा।
इसलिए मैंने अभी ये वीडियो आपको बताया है और इस वीडियो में आपको मैंने कुछ सेफ गार्ड्स दिए हैं। मैं इन सभी चीज़ को स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ और दिखा रहा हूँ रदर, और आप इन सबको नोट करें। हमेशा याद रखें कि प्रजातांत्रिक देश में हम रहते हैं और हम सभी लोक सेवक, आप सभी लोक सेवक, हम तो सेवानिवृत्त हो गए, लोक सेवक हैं, और रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है। ठीक उसी प्रकार आपको कोई जबरदस्ती फंसाता है तो उसका प्रतिकार करना भी आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य भी है। लेकिन आप जब तक कानूनी प्रावधान को नहीं जानिएगा आपको कठिनाई होगी। इसलिए मैंने सभी कानूनी प्रावधान की व्याख्या की है। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप जरूर लिखें, कोई सुझाव हो तो जरूर लिखें। मैं इस संबंध में एक वीडियो और बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से विजिलेंस ने जितने केस किए हैं, हजारों हजार मामलों में जो केस किए हैं, उसमें अधिकांश 80 से 85, 90% ऐसे मामले भी हैं जो अपर्याप्त साक्ष्य के अभाव में छूट गए। कुछ ऐसे मामले हैं जो 10-10 साल से इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। ये सब चीख चीख करके बता रहे हैं कि विजिलेंस किसी दबाव में, किसी के कहने पर और गैर कानूनी ढंग से, गैर नैतिक रूप से, अनैतिक रूप से फंसाने का काम करता है। और इसके जद में अक्सर वैसे अधिकारी आते हैं, वैसे कर्मी आते हैं जो या तो छोटे तबके के हैं या मिडिल रैंक के हैं। मैंने कल भी बताया था और आज भी बताता हूं, आज तक इन लोगों ने न तो किसी जज को, न तो किसी मिनिस्टर को, आज भी मिनिस्टर फील्ड में घूम रहा है, अपने विभाग के अधिकारियों कर्मियों से पैसा वसूल रहा है। आज भी मिनिस्टर, मैं कई एक ऐसे मिनिस्टर्स को जानता हूं जो आज भी वसूली में लगा हुआ है, क्योंकि अब 4 महीना का समय है, चुनाव का खर्चा निकाल रहा है। तो ना तो कोई मिनिस्टर ही लोग पकड़ा है, ना कोई एमएलए को पकड़ता है, ना कोई एमएलसीज को पकड़ता है, ना कोई जज को पकड़ता है, ना कोई डायरेक्ट आईएएस आईपीएस सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव, आईजी डीआईजी रैंक के किसी अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ा है। तो ये सारा जो खेल है ये आई वॉश है। और सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अचेतावस्था में हैं, इनको लगता है कि सरकारी कर्मियों को पकड़ने से और सरकारी कर्मियों को जेल भेजने से और इसका खबर अखबार में छपने से हमारा वोट बैंक बढ़ता है। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। और मीडिया के गैर जवाबदेह वैसे लोगों को भी मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि बगैर दोनों पक्ष को जाने हुए, बगैर सच्चाई जाने हुए एक तरफी खबर नहीं छापनी चाहिए। इससे आपकी विश्वसनीयता भी खत्म होती है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।